तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइफ ऑन मार्स एपिसोड 13 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हान तेजू युनसुक के साथ नदी में कूद गया होता है। किसी तरीके से पुलिस ऑफिसर की टीम उन दोनों को बाहर निकाल देती है। हान तेजू को होश आता है और वो देखता है कि उसके साइड में डेड बॉडी पड़ी होती है। फिर वो खड़ा होकर उस बॉडी के पास जा रहा होता है। डोंगचुल बोल रहा होता है कि तुम्हें इस हालत में उठना नहीं चाहिए, लेकिन हान तेजू उसकी बात नहीं मानता है। फिर वो डेड बॉडी के पास पहुंचता है और उसका कपड़ा हटाकर देखता है कि वो डेड बॉडी होती है युनसुक की। वहीं पर युनसुक का भाई मिनसुक भी होता है और उसे देखकर रो रहा होता है। अगले दिन हानतेजू अपने घर पे बैठा होता है और एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। उस न्यूज़पेपर में युनसुक के बारे में छपा हुआ होता है। हानतेजू के घर की टीवी ऑन होती है। फिर वो टीवी की तरफ देखकर बोल रहा होता है कि अब तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो। फिर वो टीवी के पास जाता है और चैनल चेंज कर रहा होता है, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे होते। फिर वो गुस्से में आकर टीवी का नॉब निकालकर फेंक देता है और रेडी होकर वो बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में वो अपने घर पे पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहां पर जो उसकी मॉम का सलून होता है वो बंद हो गया होता है। फिर वो घर के अंदर जाकर चेक करता है और देखता है कि वहां पर कुछ भी सामान नहीं होता है। हानतेजू कह रहा होता है कि सारे लोग यहाँ से चले गए तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। उसे वहां पर अपनी फैमिली फोटो मिलती है। फिर वो फैमिली फोटो को लेता है और पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। स्टेशन में पहुंचकर वो युनसुक की डिटेल चेक कर रहा होता है और साथ ही में वो याद कर रहा होता है कि युनसुक ने उसे बताया होता है कि जो पर्सन उसे सियोल से कॉल कर रहा है वो उसे जल्दी मिलने आएगा। जो भी कॉल हानतेजू को सियोल से आती है उसने उसकी डिटेल निकलवा ली होती है। इस वजह से वो दोबारा उसी नंबर पर कॉल कर रहा होता है, लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा होता। थोड़ी देर में डोंगचुल, यूना, योंकी और नामशिक वहां पर पहुंच जाते हैं। वो तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नामशिक डोंगचुल से बोल रहा होता है कि अब केस सॉल्व हो गया, तो फिर क्या आज रात को हम स्टाफ डिनर करने वाले हैं। डोंगचुल हाँ कहकर बोल रहा होता है कि हम साथ ही में कैरियोके भी जाएंगे। तभी स्टेशन में चीफ किंग पहुंच जाता है और वहां पर जितने भी ऑफिसर होते हैं वो उनके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं और साथ साथ वो सारे चीफ किंग को कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। डोंगचुल नामशिक और योंकी से बोल रहा होता है कि इसकी तरफ देखो, तुम इसे, हमने केस सॉल्व किया और ये सारी वाहवाही लूट रहा है। योंकी बोल रहा होता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमने सारी मेहनत की है। नामशिक कहता है कि मेहनत करने के बावजूद भी जो भी सर्टिफिकेट मिला है वो चीफ किम को मिला है। फिर डोंगचुल बोलता है कि तुम इसे खुशी रहने दो। तभी चीफ किम उनकी ओर आ रहा होता है। उसे देखते ही योंकी और नामशिक डोंगचुल से दूर जाते हैं और चीफ किम के पास पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों उसके सामने बो करते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। डोंगचुल हैरान होकर योंकी और नामशिक की ओर देख रहा होता है। फिर वो चीफ किम से बोल रहा होता है कि तुम तो बहुत खुश हो गए, तुम्हें सर्टिफिकेट मिला है। चीफ किम बोल रहे होते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर डोंगचुल बोल रहा होता है कि अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना तुम हमारे डिपार्टमेंट को कुछ फंड्स दे दो। चीफ किम उनकी बात मान जाता है। वो सारे बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर चीफ किम कह रहा होता है कि शायद ही तुम सबका लास्ट स्टाफ डिनर हो। डोंगचुल कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। फिर चीफ किम उसे लेटर निकाल के दे देता है। डोंगचुल लेटर पढ़ता है और लेटर होता है उन सबके ट्रांसफर का। चीफ किम बोल रहे होते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की इसे रोकने की, लेकिन मैं नहीं रोक सका, और वैसे भी यहाँ से निकाले जाने से बेहतर है कि ये सारे ट्रांसफर हो जाएं यहाँ से। और ऑफिसर यूना, मैंने तुम्हारे लिए एक बेटर डिवीजन ढूंढ ली है ट्रांसफर करने के लिए। फिर वो डोंगचुल को डिनर के लिए पैसे देता है और वहां से जा रहा होता है। तभी डोंगचुल वो पैसे चीफ किम के ऊपर फेंक देता है और गुस्से में बोल रहा होता है कि सारी मेहनत इन लोगों ने की है और तुम इन सबको ट्रांसफर कर रहे हो। चीफ किम बोल रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ट्रांसफर हो रहे हैं, तुम इनकी वजह से यहाँ पर रुके हुए हो अभी तक। तभी डोंगचुल चीफ किम का कॉलर पकड़ लेता है और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सारे ऑफिसर मिलकर किसी तरीके से डोंगचुल और चीफ किम को वहां से दूर कर देते हैं और चीफ किम वहां से चले जाते हैं। रात को वो सारे इंसंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होते हैं और वहां पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। हानतेजू डोंगचुल से बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें एक और डिसिप्लिनरी एक्शन मिल सकता है। फिर डोंगचुल बोलता है अगर मिल भी गया तो भी क्या होगा। इसके बाद डोंगचुल लगातार ड्रिंक कर रहा होता है तो फिर हानतेजू से ड्रिंक करने से रोकता है। डोंगचुल बहुत ज्यादा नशे में होता है, इस वजह से हानतेजू उसे अपनी कार में बैठाता है और उसे घर तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है। हानतेजू को डोंगचुल घर नहीं बताता, इस वजह से पूछ रहा होता है कि उसे घर कहाँ पर है। फिर डोंगचुल उसे घर की डायरेक्शन बता रहा होता है और वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं। हानतेजू पूछ रहा होता है क्या तुम्हारा घर यहीं पर है। डोंगचुल कह रहा होता है कि हाँ यहीं पर है उस चीफ किम का घर, मैं उसे ढूंढकर जान से मार दूंगा। हानतेजू उसे वापस कार में ले जा रहा होता है, लेकिन डोंगचुल जाने से मना करता है और वो वहां पर चीफ किम का नाम चिल्ला रहा होता है। वहीं आसपास के पड़ोसी ये सब होते हुए देख लेते हैं। डोंगचुल अपना हाथ छुड़ाता है और आगे की ओर चला जाता है। वहीं पास में एक टेलीफोन बूथ होता है जिसपे की एक कॉल आ रहा होता है। हानतेजू टेलीफोन बूथ के पास जाता है और वो टेलीफोन पिक करता है। हानतेजू हेलो बोलकर पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। फिर वो पर्सन बोल रहा होता है कि बहुत जल्द हमारी मुलाकात होने वाली है, बस तुम थोड़ा सब्र रखो। ये कहकर कॉल कट जाता है। इसके बाद हानतेजू वापस अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह हानतेजू की आंख खुलती है तो फिर उसके टेलीफोन पे किसी का कॉल आ रहा होता है। वो कॉल पिक करता है। वो कॉल डोंगचुल को होता है। हानतेजू पूछ रहा होता है कल रात को क्या हुआ था और तुम कहाँ पर चले गए थे। डोंगचुल बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरे पास आना होगा। फिर हानतेजू पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। डोंगचुल बता रहा होता है कि अभी मैं चीफ किम के घर पे हूँ और शायद मैंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। ये सुनते ही हानतेजू टेलीफोन रखता है और वो कुछ ही देर में चीफ किम के घर पे पहुंच जाता है। घर के अंदर पहुंचकर वो देख रहा होता है कि डोंगचुल की शर्ट पे खून लगा हुआ होता है। फिर उसके पास जाकर पूछ रहा होता है क्या तुम्हें कुछ चोट लगी है।
डोंगचुल कह रहा होता है कि मुझे चोट नहीं लगी है। फिर वो अपनी फिंगर पॉइंट करता है बाथरूम की ओर। हानते जो बाथरूम के अंदर जाता है वो देखता है कि वहां पर बाथ टब में चीफ किम की डेड बॉडी पड़ी होती है और वहीं उनके पास में उनका सर्टिफिकेट भी पड़ा होता है। हानते जो डोंगचुल के पास जाकर पूछ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। डोंगचुल बोल रहा होता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। जब मेरी आंखें खुली तो फिर मैं सोफे पे था और मैं उठकर बाथरूम गया तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पर चीफ किम की लाश पड़ी थी। हानते जो पूछ रहा होता है कि तुम घर के अंदर कैसे है। डोंगचुल कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ मुझे ये याद है कल रात के बारे में कि आखिरी बार मैंने तुम्हारे साथ ड्रिंक की थी। उसके बाद का मुझे कुछ भी ढंग से याद नहीं है। अचानक से घर के बाहर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। डोंगचुल पूछ रहा होता है क्या तुमने इन्हें कॉल किया है। हानतेजू मना करता है। फिर डोंगचुल बोल रहा होता है कि इन सबको किसने कॉल किया है। हानतेजू कह रहा होता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि तुम अरेस्ट होने वाले हो, वो भी मर्डर के लिए। कल रात को यहाँ पर कोई और था तुम्हारे अलावा और तुमने सिर्फ मुझे ही कॉल किया। तभी घर के अंदर ऑफिसर पहुंच जाता है। उन्होंने अपनी गन पॉइंट कर रखी होती डोंगचुल की ओर। डोंगचुल अपने हाथ ऊपर करता है और हानतेजू से बोल रहा होता है क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर वो डोंगचुल को अरेस्ट करते हैं और हानतेजू डोंगचुल को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। वहां पर जितने भी ऑफिसर होते हैं वो डोंगचुल की ओर देख रहे होते हैं। हानतेजू डोंगचुल को इंटेरोगेशन रूम में लेकर जाता है और वहां पर जितने भी एविडेंस होते हैं वो सारे ले रहा होता है। डोंगचुल हानतेजू से बोल रहा होता है कि तुम ध्यान रखना, ये बात मेरी फैमिली को नहीं पता चलना चाहिए। हानतेजू हाँ बोलता है और रूम से बाहर चला जाता है। बाहर पहुंचते ही वो देखता है कि वहां पर यूना, योंकी और नामशिक खड़े होते हैं। नामशिक बोल रहा होता है क्या वाकई में डोंगचुल ने चीफ किम को मार दिया है। योंकी गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, हमारे कैप्टन किसी को भी नहीं मार सकते हैं। फिर योंकी हानतेजू से पूछ रहा होता है कि आप मुझे बताओ क्या हुआ है वहां पर, क्योंकि आप पहले पहुंचे थे क्राइम सीन पर। हानतेजू ने बता रहा होता है कि मैं पूरी डिटेल तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इस बार डोंगचुल की सिचुएशन काफी अच्छी नहीं है। मैं ही डोंगचुल से इंटेरोगेशन करूंगा। तो फिर तुम दोनों फॉरेंसिक टीम के पास जाओ और वहां पर इन्वेस्टिगेट करो। तभी वहां पर एक पर्सन आता है और उन सबसे बोल रहा होता है कि जो भी पर्सन डोंगचुल को करीबी है वो उससे इंटेरोगेशन नहीं करेगा। ये कहकर वो पर्सन हानतेजू के पास जाता है और बोल रहा होता है कि तुम भी सियोल से हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में काफी बातें सुनी है, मैं भी वहां से ही आया हूँ। ये सुनते ही हानतेजू उस पर्सन की ओर देख रहा होता है और याद कर रहा था उस कॉल के बारे में। फिर वो पर्सन अपनी टीम के साथ अपने कैबिन में चला जाता है। योंकी हानतेजू से बोल रहा होता है कि ये सियोल से यहाँ पर आया, क्या तुम उसे नहीं जानते हो। हानतेजू मना कर देता है। हानतेजू उस पर्सन के पीछे जाता है, उसे रोककर पूछ रहा होता है कि तुम सियोल से आए हो तो फिर तुम्हारा यहाँ आने का क्या रीजन है। वो पर्सन कह रहा होता है कि ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए और वैसे भी तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, हम धीरे धीरे इस बारे में बात करेंगे। पहले तुम ये बताओ कि मैंने सुना है कि तुम पहले क्राइम सीन में पहुंचे थे, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला। हानतेजू से बता रहा होता है कि मुझे डोंगचुल ने कॉल किया था। इस पर्सन का नाम होता है डायरेक्टर आन मिनसिक। मिनसिक कह रहा होता है कि डोंगचुल ने तुम्हें ही क्यों कॉल किया और वैसे तुम्हें क्या लगता है कि वो किसी का मर्डर कर सकता है। हानतेजू कह रहा होता है कि मैं कोई भी जजमेंट नहीं दे सकता हूँ। मिनसिक पूछ रहा होता है कि डोंगचुल एज अ कलीग कैसा था। हानतेजू बोल रहा होता है कि वो बिल्कुल भी ऐसा पर्सन नहीं है। मिनसिक मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि हमें देखना होगा कि तुम्हारी जजमेंट ठीक है या फिर नहीं। ये कहने के बाद वो हानतेजू के साथ इंटेरोगेशन रूम में जाता है। वहां पर पहुंचकर डोंगचुल को बता रहा होता है कि चीफ किम की मस्कुलर फ्रैक्चर की वजह से हुई है। उनकी बॉडी के पास में हमें एक फ्रेम्ड सर्टिफिकेट मिला है और इस पे तुम्हारी उंगलियों के निशान है और इस फ्रेम से उनके स्कल पे वार किया गया है और साथ ही में तुम्हारी शर्ट पे उनका खून भी था। डोंगचुल बोल रहा होता है कि जब मैं बाथरूम गया था तो फिर मैं गलती से फिसल गया था, इस वजह से वो खून मेरी शर्ट पे लग गया था। फिर मिनशिक डोंगचुल से बोल रहा होता है करीबन 3:30 बजे तो चीफ किम के घर के बाहर थे और वहां पर शोर मचा रहे थे। ऐसा होते हुए सारे उनके पड़ोसियों ने देखा है और बॉडी टेम्परेचर के बेस में मेडिकल रिपोर्ट ने बताया है कि चीफ किम का कत्ल हुआ है करीबन 4 बजे रात को। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स छोड़ने के बाद और सुबह 7:30 बजे तक उठने तक इनके बीच का टाइम के बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम ऐसा बता रहे हो, क्या ये वैलिड है। डोंगचुल हाँ बोलता है। तुम्हें लगता है कि काफी अजीब है। डोंगचुल कुछ भी नहीं कहता, वो हानतेजू की ओर देख रहा होता है। तभी मिनशिक हानतेजू को रूम से बाहर भेज देता है। रूम के बाहर योंकी और नामशिक खड़े होते हैं। योंकी पूछ रहा होता है कि अंदर क्या हो रहा है। हानतेजू बता रहा होता है कि अभी भी इंटेरोगेशन चल रही है। कुछ ही देर बाद मिनशिक डोंगचुल को बाहर लेकर आता है। उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई होती है। हानतेजू पूछ रहा होता है कि तुम इसे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। मिनशिक बोल रहा होता है कि हम इसे डिटेंशन सेंटर लेकर जा रहे हैं। योंकी गुस्से में आकर बोल रहा होता है तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो, हमारे कैप्टन बिल्कुल भी ऐसे पर्सन नहीं है। हानतेजू योंकी को शांत करता है और मिनशिक डोंगचुल को वहां से लेकर चला जाता है। इधर दूसरी ओर यूनाइक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गई होती है और वहां पर वो एज अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर काम कर रही होती है। वो कुछ छोटे बच्चे को रोड क्रॉस करवा रही होती है, लेकिन वो बच्चे उसे परेशान करने लग जाते हैं। इस वजह से वो रोड पर गिर जाती है। तभी वहां पर हानतेजू पहुंच जाता है और उसकी ओर देख रहा होता है। रोड क्रॉस करवाने के बाद यूना हानतेजू के पास चली जाती है, उससे पूछ रही होती है डोंगचुल के बारे में। हानतेजू कह रहा होता है कि हमें एविडेंस मिल गए हैं, लेकिन वो डोंगचुल के फेवर में नहीं है और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बिलीव करना चाहिए। यूना बोल रही होती है कि तुम्हें डोंगचुल पर ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि उसने सबसे पहले तुम्हें ही कॉल किया है और डोंगचुल भी सबसे ज्यादा तुम पे ही ट्रस्ट करता है। तभी हानतेजू की कार में जो वॉकी टॉकी होता है उसमें से रिपोर्ट बताई जा रही होती है कि एक सस्पेक्ट फरार हो गया और वह है डोंगचुल। हानतेजू पता लगाता है कि डोंगचुल किस जगह से फरार हुआ होता है। फिर वो यूना के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर वो देखता है कि वहां पर मिनशिक होता है और वो ऑफिसर से पूछताछ कर रहा होता है डोंगचुल के बारे में।
हानते जो पूछ रहा होता है कि ये सब कैसे हुआ। ऑफिसर बता रहे होते हैं कि डोंगचुल ने कार रुकवाई वॉशरूम जाने के लिए, साथ ही में हमने उसकी हथकड़ी खोल दी, तभी उसने हम पे अटैक किया और वो हमारी कार लेकर फरार हो गया। मिनसिक ऑफिसर से बोल रहा होता है कि तुम डोंगचुल को वांटेड लिस्ट में डाल दो। हानते जो कुछ भी नहीं बोलता और मिनसिक की ओर देख रहा होता है। इसके बाद वो यूना के साथ योंकी और नामशी के पास जाता है और उन्हें बता रहा होता है डोंगचुल के बारे में। फिर वो सारे अलग अलग होकर डोंगचुल को ढूंढ रहे होते हैं कि वो किन किन जगहों पे जा सकता है। काफी देर रात को थक हार कर वो इंसंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होते हैं। हानते जो वहां पर पहुंचता है और पूछ रहा होता है क्या तुम तीनों कुछ पता चला। वो तीनों मना कर देते हैं। फिर हानते जो भी निराश होकर अपने घर पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहां पर डोंगचुल बैठा हुआ होता है। डोंगचुल को देखते ही हानते जो कॉल करने जा रहा होता है, तभी डोंगचुल पूछता है कि तुम किसे कॉल कर रहे हो। हानते जो बोल रहा होता है कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। डोंगचुल उसे रोक देता है। हानते जो पूछ रहा होता है कि तुम भागे क्यों हो वहां से, क्या तुमने वाकई में चीफ किंग को मारा है। डोंगचुल मना कर देता है। डोंगचुल कह रहा होता है क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। हानते जो बोल रहा होता है कि मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ जबकि तुम्हें कुछ याद भी नहीं है, और मैं तुम पे क्यों ट्रस्ट करूं। डोंगचुल कह रहा होता है क्योंकि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूं, तो फिर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। हानतेजु उसकी बात मान जाता है। फिर दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। हानतेजु बोल रहा होता है कि तुम बिना प्लान करे कैसे भाग सकते हो, तुमने चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। डोंगचुल बोल रहा होता है कि एविडेंस बहुत ज्यादा रिलायबल लग रहे हैं, तो फिर मैं इस वजह से अरेस्ट होकर जेल नहीं जा सकता हूँ। हानतेजु बोल रहा होता है क्या तुम्हें वाकई में कुछ भी याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। तभी डोंगचुल बोल रहा होता है कि उस रात को वहां पर एक और पर्सन था। जब मैं चीफ उनके घर के बाहर पहुंचा था तो फिर मैं डोर के पास गया, मैंने देखा कि उनका डोर खुला हुआ था। फिर मैं घर के अंदर एंटर हुआ और जाके सोफे पर लेट गया और वहीं पर मैंने एक और पर्सन को देखा। हानते जो पूछ रहा होता है कि वो कौन है, क्या तुम्हें याद है। डोंगचुल कह रहा होता है कि मुझे याद नहीं और ना ही मैं उसकी शक्ल देख पाया हूँ और शायद मुझे एक और बार चीफ उनकी बॉडी देखनी होगी। हानते जो उसकी बात मान जाता है, वो डोंगचुल को लेके हेल्थ सेंटर लेकर जाता है जहाँ पर चीफ उनकी बॉडी होती है। हानते जो डोंगचुल उसकी बॉडी देख रहे होते हैं। हानते जो बोल रहा होता है लगता है काफी बार चीफ उनके सर पर अटैक किया गया है। अचानक से हानतेजु की नजर चीफ किंग के पैरों की ओर पड़ती है और वो देखता है कि उसका पैर जला हुआ होता है। हानतेजु बोल रहा होता है कि जब मैं चीफ किंग के बाथरूम में पहुंचा था तो फिर मैंने देखा था कि उनके टैप से पानी गिर रहा था। वो पानी गर्म था और ये काफी स्ट्रेंज है कि वो उसी में बैठे हुए थे। डोंगचुल बोल रहा होता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या चीफ किम की मौत मेरे आने से पहले ही हो गई थी। हानतेजु हाँ कहता है और बोल रहा होता है कि जो भी पर्सन तुमने उसके घर में देखा है शायद वो सस्पेक्ट है, इस वजह से हमें यहाँ से जाना चाहिए और इस बारे में योंकी और नामशी को बताना चाहिए। डोंगचुल मना करता है और बोल रहा होता है कि अब मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता हूँ और अगर किसी की हेल्प चाहिए इन्वेस्टिगेशन में तो फिर मैं एक पर्सन को जानता हूँ। ये कहकर वो हानतेजु को एक जगह पर लेकर जाता है। एक घर के बाहर पहुंचकर वो डोर नॉक करते हैं और तभी वो डोर ओपन होता है। उसके अंदर एक पर्सन होता है। वो पर्सन डोंगचुल को देखते ही उसे और हानतेजु को घर के अंदर बुलाता है। अंदर पहुंचकर डोंगचुल उन्हें ग्रीट करता है और हानतेजु को बता रहा होता है कि ये ऑफिसर चुलहोंग है। हानतेजु भी उन्हें ग्रीट करता है। फिर चुलहोंग डोंगचुल से बात कर रहे होते हैं। तभी हानतेजु घर के अंदर देख रहा होता है और वहां पर एक लड़की की फोटो होती है। डोंगचुल चुलहोंग को सारी बातें बता देता है। चुलहोंग बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी चुलहोंग के घर पे किसी को कॉल आता है, वो कॉल पिक करता है। कॉल पे बात करने के बाद चुलहोंग डोंगचुल से बोल रहा होता है कि किसी ने तुम्हें इंसंग स्टेशन के पास देखा, इस वजह से सबकी नाइट ड्यूटी लगी हुई है और मुझे भी जाना होगा। ये कहकर चुलहोंग रेडी होता है और बाहर चला जाता है। फिर वो अपने शूज पहन रहा होता है। डोंगचुल कह रहा होता है कि तुम्हें शूज नहीं पहनने चाहिए। चुलहोंग जो शूज पहन रहा होता है वो मिलिट्री बूट्स होते हैं। चुलहोंग कह रहा होता है कि मुझे यही शूज पसंद है। फिर वो डोंगचुल को अपने घर की एक चाबी देता है और बोल रहा होता है कि बाहर बहुत सारे ऑफिसर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो फिर तुम अपना ध्यान रखना। और ये कहकर वो चला जाता है। चुलहोंग के जाने के बाद हानतेजु डोंगचुल से बोल रहा होता है कि आप दोनों दूसरे को कैसे जानते हो। डोंगचुल बता रहा होता है कि चुलहोंग मेरा बॉक्सिंग कोच था और जब मेरे रिस्ट में चोट आ गई तो फिर मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी और कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि चुलहोंग ने अपनी जिम बंद कर दी है और वो डिटेक्टिव बन गया है और तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं भी डिटेक्टिव बनूंगा। ऐसे वो कुछ और देर बात करते हैं और घर लौट जाते हैं। अगली सुबह हानतेजु उठ जाता है और वो देख रहा होता है कि डोंगचुल आराम से सो रहा होता है। अचानक से टीवी ऑन हो जाता है, उसमें से आवाज आ रही होती है। हानतेजु टीवी के पास जाता है और उसमें से आवाज आ रही होती है कि सर्जरी के बाद इसका उठना काफी मुश्किल होगा। हानतेजु चिल्लाकर बोल रहा होता है कि आप क्या कहना चाहते हो। तभी डोंगचुल उठ जाता है और वो हानतेजु से बोल रहा होता है कि तुम हमेशा टीवी के साथ क्या करते रहते हो। हानतेजु टीवी ऑफ कर देता है और वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर वो उठता है और वहां से बाहर जा रहा होता है। डोंगचुल उसका पैर पकड़ लेता है और बोल रहा होता है कि तुम बाहर मत जाओ, अगर जा रहे हो तो फिर जल्दी आना क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ। हानतेजु अपना पैर छुड़ाता है। फिर डोंगचुल बोल रहा होता है कि अब आते हुए तुम मेरे लिए चिकन लेकर आना। हानतेजु कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो रेडी होकर स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर मिनशिक हानतेजु के पास जाकर बोल रहा होता है क्या तुम्हें डोंगचुल की खबर मिली है। हानतेजु मना कर देता है। मिनशिक बोल रहा होता है कि अगर डोंगचुल तुम्हें कॉल करे तो फिर तुम उसे बता देना कि वो अपने आप ही सरेंडर कर दे, यही अच्छा होगा उसके लिए। ये बोलकर मिनशिक वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हानतेजु योंकी और नामशी से मिलने के लिए जाता है। वो दोनों उसे एक पर्सन की डिटेल दिखा रहे होते हैं। हानतेजु पूछ रहा होता है कि ये पर्सन कौन है। योंकी बोल रहा होता है कि इस पर्सन का नाम है यंग और ये घरों में चोरियां करता है और हमें पता चला है कि इसने कल ही एक चीज बेची है और जो चीज इसने बेची है वो चीफ किंग का गोल्डन टर्टल प्राइज है। और जिस दिन चीफ किंग की मौत हुई थी उस दिन यंग ने अपने फ्रेंड को बताया था कि उसे एक बहुत अच्छा घर मिल गया है चोरी करने के लिए।
साथ ही में घरों में गैस की डिलीवरी करता है और ये चीफ किम के घर पे भी गया था गैस डिलीवर करने के लिए। हान तेजू बोल रहा होता है कि डोंगचुल ने मुझे बताया कि उसने एक पर्सन को देखा था, शायद ये वही पर्सन हो सकता है। क्या तुम्हें पता है कि ये अभी कहाँ पर है? योंकी बोल रहा होता है कि शायद ये अभी अपने घर पे है। ये सुनते ही वो उसके घर का एड्रेस का पता लगाते हैं और वो तीनों यंग के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। हान तेजू देखता है कि घर के बाहर एक ताला लगा हुआ होता है लेकिन वो टूटा हुआ होता है। फिर वो घर के अंदर चला जाता है। योंकी और नामची घर के बाहर खड़े होते हैं, तभी वहां पर यंगते पहुंच जाता है। यंगते उन दोनों को देखते ही भागना स्टार्ट कर देता है और वो दोनों उसका पीछा कर रहे होते हैं। हान तेजू को घर के अंदर से शोर सुनाई देता है। जब वो अंदर पहुंचता है वो देखता है कि वहां पर ऑफिसर चुलहोंग होते हैं। वो दोनों बाहर की आवाज सुनते ही बाहर पहुंच जाते हैं और वो भी यंगते का पीछा कर रहे होते हैं योंकी और नामचिक के साथ। पीछा करते हुए आखिर में ऑफिसर चुलहोंग यंगते को पकड़ लेते हैं। हान तेजू पूछ रहा होता है कि आप यहाँ पर कैसे आए? ऑफिसर चुलहोंग बता रहा होता है कि ये आदमी गैस डिलीवरी करता है और साथ ही में घरों में चोरियां भी करता है और मैंने चेक किया था कि चीफ किम की मौत से पहले ये आदमी भी उसके घर पे गया था। हान तेजू बता रहा होता है कि जिस दिन चीफ किम की मौत हुई थी इसने ही कुछ चुराया था उनके घर से। ये सुनते ही चुलोंग गुस्से में आता है। फिर वो यंगते से बोल रहा होता है क्या तुमने ही चीफ किम को मारा है? यंगते मना कर देता है। चुलोंग गुस्से में कह रहा होता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। यंगते बोल रहा होता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ उसके घर पे गया था और मैंने चोरी की थी बस। हान तेजू पूछ रहा होता है कि तुम कितने बजे घर पे गए थे? यंगते बता रहा होता है करीबन मैं 3 बजे के बाद गया था। हान तेजू कह रहा होता है क्या उस टाइम पर कोई घर पे था? यंगते बोल रहा होता है कि जब मैं घर पे पहुंचा था तो फिर मैंने देखा था कि वहां से एक पर्सन जा रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं उस पर्सन की शक्ल नहीं देख पाया। चुलोंग गुस्से में यंगते का गला दबा रहा होता है, तभी अचानक से चुलोंग के हाथ कांपने लग जाते हैं। फिर वो उसे छोड़ता है और वहां से दूसरी गली में जा रहा होता है। हान तेजू चुलोंग की ओर देखता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। चुलोंग के पॉकेट में से एक मेडिसिन की डिब्बी गिर गई होती है, तो फिर हान तेजू उसकी हेल्प करता है उसे उठाने में। हान तेजू उस दवाई का नाम देखता है चुलोंग को दे देता है। फिर वो चुलोंग से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें कोई परेशानी है? चुलोंग को दवाई खाकर बोल रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे ही मेरी काफी उम्र हो गई है, लगता है कि मुझे अपनी ड्रिंकिंग की आदत छोड़ देनी चाहिए। हान तेजू कह रहा होता है कि ये नेक्रोकोर्टिक एनाल्गेसिक है, इसका ड्रिंकिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर चुलोंग बता रहा होता है कि मुझे स्टमक कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज, मेरे पास सिर्फ 9 महीने ज्यादा 1 साल बचा है। हान तेजू बोल रहा होता है क्या इस बारे में डोंचल को पता है? चुलोंग मना करता है और कह रहा होता है कि तुम इस बारे में उसे मत बताना। हान तेजू हाँ कहता है। फिर चुलोंग पूछ रहा होता है कि यंगते ने कुछ बताया है? हान तेजू बोल रहा होता है कि यंगते ने उस पर्सन का फेस नहीं देख पाया है जो उस दिन घर पे था। चुलोंग कहता है ठीक है और ये कहकर वो उधर से चला जाता है। चुलोंग के जाने के बाद योंकी और नामशिक यंगते को उसके पास लेकर आते और पूछ रहे होते हैं कि हम इसके साथ क्या करें। हान तेजू बोल रहा होता है कि हम इसे डोंचल के पास लेकर जा रहे हैं, वो मेरे घर पे है। ये कहकर वो उन तीनों को अपने घर लेकर पहुंच जाता है, लेकिन वो तीनों बाहर खड़े होते हैं। फिर हान तेजू घर के अंदर जाता है। घर के अंदर पहुंचकर वो डोंचल के पास जाता और यंगते की फोटो दिखाकर बोल रहा होता है क्या ये वो पर्सन था जिस दिन चीफ किम की मौत हुई थी? ये पर्सन भी उनके घर पे गया था। डोंगचुल काफी देर तक फोटो देकर बोल रहा होता है कि हाँ यही है, क्या इसने ही मारा है चीफ किम को? हान तेजू मना करता और बोल रहा होता है कि इसने बताया कि इसने भी किसी पर्सन को देखा था वहां पर। डोंगचुल पूछ रहा होता है कि वो पर्सन कौन है? हान तेजू सोचने लग जाता है क्योंकि जिस टाइम पर चुलोंग दूसरी गली में गए होते हैं यंगते को छोड़कर, तभी जो यंगते होता है वो चुलोंग के मिलिट्री बूट की ओर देख रहा होता है। फिर वो हान तेजू से बोल रहा होता है जिस आदमी को मैंने उस दिन घर पे देखा था चीफ किम के, उसने भी मिलिट्री बूट पहन रखे थे। और हान तेजू ये बात डोंचल को बता देता है। डोंचल बोल रहा होता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, चुलोंग वहां पर क्यों जाएगा? पक्का ये यंगते झूठ बोल रहा है। हान तेजू कह रहा होता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा और ये सस्पिशियस है कि यंगते के घर पे डिटेक्टिव चुलोंग क्यों गए थे। डोंचल गुस्से में कह रहा होता है कि इसमें सस्पिशियस होने की क्या बात है। हान तेजू बोलता है कि चुलोंग यंगते के घर पे गए थे ये पता लगाने के लिए कि यंगते ने उनका फेस देखा है या फिर नहीं। डोंचल को गुस्सा आता है। फिर वो घर के बाहर जाता है और वहां पर जैसे ही वो यंगते को देखता है वो कॉलर से उसे पकड़ लेता है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुमने चुलोंग को वहां पर देखा था? यंगते हाँ बोल देता है। डोंचल यंगते को पंच मार देता है। योंकी और नामशी से दूर करते हैं। हान तेजू पूछ रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? डोंगचुल कुछ भी नहीं बोलता और वहां से जा रहा होता है। हान तेजू पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? डोंगचुल कह रहा होता है कि अगर ये बात सच है कि चुलोंग वहां पर था तो फिर मैं खुद जाकर उसके पास पूछूंगा ये बात। हान तेजू मना करता और कह रहा होता है कि वो भी प्राइम सस्पेक्ट है, तुम उसके पास नहीं जा सकते हो। डोंगचुल बोल रहा होता है कि तुम दोबारा ये बात मत बोलना, नहीं तो मैं तुम्हें पंच मार दूंगा। हान तेजू कह रहा होता है कि चलो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर उसके पास जाकर हम पूछते हैं ये बात। ये कहकर वो थोड़ी देर बाद चुलोंग के घर पे पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं होता है। तभी उन्हें एक गन शॉट की आवाज आती है और वो उसी आवाज को फॉलो करते हुए एक गली में पहुंच जाते हैं। उस गली से एक लेडी बाहर निकलती है और बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। फिर डोंगचुल और हान तेजू उस लेडी के पास जाते हैं। वो लेडी एक कार की तरफ पॉइंट कर रही होती है। हान तेजू और डोंगचुल कार के पास जाते हैं। डोंगचुल देख रहा होता है कि कार के अंदर चुलोंग बैठा हुआ होता है। डोंगचुल जल्दी से चुलोंग को कार से बाहर निकलता है और वो देख रहा होता है कि चुलोंग के सर पे गोली लगी होती है और चुलोंग के हाथ में गन होती है। डोंगचुल बहुत ही ज्यादा जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। हान तेजू पुलिस को कॉल करता है और डोंगचुल को वहां से भेज देता है। फिर वो ऑफिसर चुलोंग की बॉडी को वहां से लेकर चले जाते हैं। डोंगचुल घर पे होता है। फिर वहां पर हान तेजू, योंकी और नामशिक पहुंच जाते हैं। योंकी बता रहा होता है कि चुलोंग की बॉडी को हेल्थ सेंटर भेज दिया गया है। ये सुनते ही डोंगचुल वहां से जा रहा होता है। हान तेजू पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? डोंगचुल बता रहा होता है कि मैं हेल्थ सेंटर जा रहा हूँ। चुलोंग वहां पर अकेला है और ये कहकर वो वहां से चला जाता है।
योंकी और नामशिक भी डोंगचुल के पीछे चले जाते हैं। हान तेजू भी वहां से जा रहा होता है, तभी उसके टीवी ऑन होता है और उसमें से एक डॉक्टर की आवाज आ रही होती है। हान तेजू टीवी की ओर देखता है, डॉक्टर बोल रहा होता है कि हमें पता चल गया है कि तुम्हारे कोमा का क्या कॉज है, अब तुम वापस घर आ सकते हो। एक छोटा सा पार्टिकल तुम्हारे स्कल की नर्व को प्रेस कर रहा है, जैसे हम पार्टिकल को रिमूव कर देंगे तुम आसानी से उठ जाओगे। हमने न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर आनविन सिंह से बात कर ली है, वो तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। हान तेजू डायरेक्टर आनविन सिंह का नाम सुनकर चौंक जाता है और तभी उस टीवी के सिग्नल चले जाते हैं। उसी टाइम पर हान तेजू के टेलीफोन पे कॉल आता है। हान तेजू कॉल को पिक करता है, वो कॉल होता है मिनसिक का। हान तेजू पूछ रहा होता है कि तुमने कॉल क्यों किया है। मिनसिक कह रहा होता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अभी मुझे कुछ बताना है तुम्हें। हान तेजू हाँ कहता है और कह रहा होता है कि मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। मिनसिक बोल रहा होता है कि मैं अपने ऑफिस में वेट कर रहा हूँ और ये कहकर कॉल कट कर देता है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।